हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग गणित का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्यारे दोस्त, अभी वर्तमान समय में क्या होता है, अंतिम समय में सभी बच्चे का क्या होता है प्यारे दोस्त कि सिलेबस जो होता है वो कंप्लीट होता है। सिलेबस क्या होता है, कंप्लीट होता है। हमें किस चीज का जरूरत होता है, रिवीजन का। और रिवीजन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, अभी वर्तमान समय में आप अधिक से अधिक क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। और उसके बाद से जितना अधिक से अधिक हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इसी इसी कड़ी में हम यहाँ पे महत्वपूर्ण यानी 10 क्वेश्चन को लेकर आए हैं, ठीक है, जो कि गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। आइएगा, यहाँ पे देखिएगा प्यारे दोस्त, सभी चैप्टर के यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे आइए पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। क्या हमें बताना है, कौन इसमें अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्त हम क्या जानेंगे, अपरिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे प्यारे दोस्त। यहाँ पे देखिए, अपरिमेय संख्या के बारे में बताया गया है कि जो संख्या p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकता है, यानी जो संख्या p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे कौन सा संख्या कहते हैं, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे कौन संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। दूसरा बात आता है परिमेय संख्या का। दूसरा बात क्या आता है, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या किसको कहिएगा, तो प्यारे दोस्त जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है, ठीक है। जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी जा सके और का क्या हो, q बराबर नहीं हो 0 की, उसे कौन संख्या कहते हैं, तो परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या यानी जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। और परिमेय संख्या किसको कहेंगे, यानी जो बटा में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहेंगे। अब यहाँ पे हम एक एक करके तोड़ते हैं। यानी पहले नंबर पे कितना है, तो √17 है प्यारे दोस्तों। √17 बाहर आ सकता है रूट से, तो नहीं आ सकता है। रूट से बाहर आएगा, नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, √17 ही अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। क्योंकि ये p बटा q यानी बटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। बी नंबर में कितना है, √100 है। कितना है, √100 है। 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहिएगा कि 10। यानी आप √100 को कितना लिख सकते हैं, रूट के अंदर कितना लिख सकते हैं, 10 गुना 10। यानी जब इसका जोड़ा लगेगा तो 10 क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। 3 नंबर पे कितना है, तो √4 है। कितना है प्यारे दोस्त, तो √4 है। 4 को आप क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर, तो 2 दूनी के 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका जोड़ा लगेगा तो 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि ये रूट के बाहर आ रहा है। रूट के बाहर आएगा तो 2 बटा आप 1 इसको लिख सकते हैं, 10 बटा 1 इसको आप लिख सकते हैं। लेकिन √17 बटा 1 आप इसको नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एक अपना मान होता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में कितना है प्यारे दोस्त, तो यहाँ पे है √16 और प्लस में √25 है। √16 और √25 है। 16 के लिए हम क्या लिख देंगे, तो 4 चौका 16 होता है। और 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है, ठीक है। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। यानी ये भी रूट के बाहर आ गया और 1 हो गया। यानी ये भी p बटा q का रूप धारण कर रहा है, ठीक है। तो जो संख्या p बटा q के रूप में होगा वो कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या। यानी रूट जो 17 था ये अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, a और b कौन संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। उसके बाद बोला है a और b का लसाव होगा, ठीक है। जब दो संख्याएं हो और दोनों संख्या क्या हो, अभाज्य संख्या हो, तो उसका हमें लसाव ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा हिंट्स में जान जाते हैं अभाज्य संख्या कौन संख्या होती है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या के बारे में यहाँ पे प्यारे दोस्त हम क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्यारे दोस्त, अभाज्य संख्या किसको कहिएगा, तो जो संख्या 1 से कटता है, जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे। जो संख्या 1 से कटे और अपने आप कहने का मतलब क्या हुआ, स्वयं हुआ। अपने आप कहने का मतलब क्या हुआ, स्वयं हुआ। यानी जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे उसे कौन संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि दुनिया का कोई भी नंबर जो है वो 1 से कटता है। दुनिया का कोई भी नंबर क्या होता है, 1 से कटता है और अपने आप से भी कटता है, ठीक है। अब तो इसका अर्थ क्या हुआ, लेकिन अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होने चाहिए, यानी कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए, केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। कितने गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए, केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। यानी 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे अभी √17 को लिए थे, तो केवल हम मान लीजिए कि 17 एक संख्या ले रहे हैं, तो 17 किससे कटेगा, तो 17 1 से कटेगा और 17 से कटेगा। तो इसके कितने गुणनखंड हुए, 1 गुणनखंड और 1 गुणनखंड, 2 गुणनखंड। हम क्या बोले हैं, केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए अभाज्य संख्या में। फिर अगर हम यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे 4 लिख रहे हैं, तो 4 किस किस संख्या से कटेगा, तो कहिएगा
कि 4 सर 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटता है और 4 4 से भी कटता है। ठीक है, पता ये चला कि हम क्या बोले हैं, 1 से कटे और अपने आप, 1 से कटे और अपने आप, अपने आप खाने का मतलब 4 खुद 4 से कटे, लेकिन यहाँ पे 2 जो है वो एक्स्ट्रा आ जा रहा है। 2 क्या आ जा रहा है, एक्स्ट्रा आ जा रहा है। इसको कितने गुणनखंड चाहिए, 2 गुणनखंड चाहिए, लेकिन ये 2 आके कितने गुणनखंड हो जा रहा है, 1 2 3 गुणनखंड हो जा रहा है। आप कह सकते हैं कि 4 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब किसी भी अभाज्य संख्या को पहले पहचानेंगे। जैसे हम यहाँ पे 15 लिख दिए, कोई पूछेगा कि 15 अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो आप क्या कहिएगा, 15 किसे किसे कटता है, तो 15 1 से कटता है, 15 3 से भी कटता है, 15 5 से भी कटता है और 15 5 से भी कटता है। यानी ये कितने नंबर से कट रहा है, 3 नंबर से कट रहा है। तो ये इसके कितने कितने गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड, 1 2 और ये 3 हो गए। ठीक है, हमें कितने चाहिए, केवल 2 ही गुणनखंड। फिर अगर कोई पूछेगा 5 जो है वो कौन संख्या है, 5 कौन संख्या है, तो यहाँ पे 5 किससे कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। ठीक है, इसके केवल कितने गुणनखंड हो रहे हैं, 2 ही गुणनखंड हो रहा है। तो 5 जो है वो कौन संख्या है, तो कहिएगा कि 5 जो है वो प्यारे दोस्त अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है, 5, तो 5 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गया। लेकिन जैसे ही अगर अभाज्य संख्या का लॉसक है, अगर अभाज्य संख्या का लॉसक यानी एलसीएम बोले तो लॉसक, ठीक है, जैसे ही अभाज्य संख्या का लॉसक पूछा जाता है तो दोनों नंबर को आपस में क्या किया जाता है, गुना कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल में हम आपको दे रहे हैं 3 एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। अगर इसका एलसीएम अगर निकालना हो, हमें परीक्षा में पूछ दिया 3 और 5 का लॉसक कितना होगा, तो क्या करेंगे, 3 को आपस में 5 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 दे और 7 दे, दोनों क्या है, ये अभाज्य संख्या है। अगर इसका एलसीएम पूछे, क्या पूछे प्यारे दोस्त, इसका अगर एलसीएम पूछे तो आप क्या कीजिएगा, 2 को आपस में 7 से गुना कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 14। 14 इसका क्या हो जाएगा, लॉसक हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इस वाले प्रश्न को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, ये तो हम लोग समझ गए। अब इसका अर्थ क्या है, ठीक है, इस प्रश्न का अर्थ क्या है, कह रहा है कि ए और बी जो है वो अभाज्य संख्या है और इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम यानी लॉसक निकालना है, किसका, ए और बी का। तो आप क्या कीजिएगा, ए को आप बी से सीधे गुना कर दीजिएगा। तो ए को बी से गुना कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, आपको ए बी प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखेंगे ए बी कौन से ऑप्शन में है, और ए बी कौन से ऑप्शन में है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी में ए बी है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्त, अगर आपको समझ में आता होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यानी कह रहा है कि रैखिक बहुपद, क्या कौन सा बहुपद, तो रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है। महावीवीआई प्रश्न है। ठीक है, हमेशा हमेशा क्या करता है, एग्जाम में पूछता है रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है प्यारे दोस्त, तो 1 होती है। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या हमेशा कितनी होती है, तो 1 होती है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होता है। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है प्यारे दोस्त, यहाँ पे बहुपद 5y² माइनस का 14y प्लस में 8 के शून्यकों का योग कितना होगा। शून्यकों का योग, तो यहाँ पे हम जानते हैं शून्यकों का योग कितना होता है। ठीक है, शून्यकों का योग यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा को, और ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, शून्यकों का योग क्या होता है, एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, तो कहिएगा कि माइनस बी बटा ए होता है। कितना होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है। हम क्या करेंगे, अब हमें ए बी सी, बहुत बच्चे को क्या होता है, ए बी सी पहचानने में दिक्कत होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं, कितना है, 5y² है और माइनस पे कितना है, 14y है और फिर प्लस में कितना है, 8 है। तो यहाँ से आपको ए बी सी आज के बाद से यानी पहचानने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, जो भी नंबर y² के साथ में गुना के रूप में होता है, जो भी y² के साथ में जुड़ा रहेगा वो a का मान होगा। ठीक है, तो यानी y² के साथ में कौन जुड़ा है, 5 है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 5। जो y के साथ में जुड़ा हुआ होता है वो किसका मान होता है, b का मान होता है। तो b का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, -14। जो केवल अंक में रहता है वो किसका मान हो जाता है, तो c का। तो c का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमें कितना रखना है मान, माइनस बी बटा है। तो पहले तो b का आप मान रख दीजिए, तो b का मान कितना है, तो -14 है। ठीक है, और ये फिर से माइनस हम लगाएंगे किस चीज के लिए, तो ये फार्मूला वाला माइनस है। ठीक है, बटा दे दिए, बटा है तो a का मान कितना है, 5 है, तो 5 रख दिए। माइनस से माइनस क्या हो गया प्यारे दोस्त, कट गया। माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया। अब हमारे पास जो रिजल्ट है वो कितना आया, ऊपर में 14 और बटा के नीचे कितना बचा, 5। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे प्यारे दोस्त हल करेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी अगला क्वेश्चन है
कि द्विघात बहुपद, कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद 6x² माइनस का 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। यानी इसमें क्या करना है प्यारे दोस्त, शून्यक की संख्या निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो आइए इसको भी हम लोग समझते हैं। यानी 6x² है, माइनस का 7x है, और माइनस का कितना है प्यारे दोस्त, 3 है। देखिए कभी भी शून्य का संख्या निकालना होता है तो पहले वाले संख्या का अंतिम वाले संख्या के साथ क्या किया जाता है, तो गुना किया जाता है। तो 6 में 3 का गुना करेंगे तो कितना होगा, 18। यानी आपको गुना करने के बाद कितना मंगाना है, 18 मंगाना है। और जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला नंबर मंगाना होता है। तो जोड़ने घटाने के बाद या तो आप संख्या को जोड़िए या तो आप घटाइए। जोड़ने घटाने के बाद कितना आना चाहिए, तो माइनस का 7 आना चाहिए। अब आपको मन में सोचना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, माइनस का 7। और उसी नंबर को अगर आपस में गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 18। तो इसका आसान सोल्यूशन यही होता है, इसको टुकड़ा करके देख लीजिए। ठीक है, 18 क्या क्या होता है, तो कहिएगा कि 6 में 3 का गुना करेंगे तो 18 होगा, 9 में 2 का गुना करेंगे तो 18 होगा। ठीक है, 3 में 6 का गुना करेंगे 18 होगा, 2 में 9 का गुना करेंगे 18 होगा। होता है, यही ना होता है। 18 कौन कौन सा नंबर दे सकता है, 1 में 18 का गुना करिएगा 18 होगा। ठीक है, ये सारा नंबर क्या करेगा, 18 देगा। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसको जोड़ेंगे तब या तो घटाएंगे तब कितना आना चाहिए, माइनस का 7। तो 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा। 6 में से 3 जाएगा 3, ये तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ये तो होगा ही नहीं। अच्छा, 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा। यानी ये इस नंबर को हम ले सकते हैं। ठीक है, ये तो 6 में 3 क्या हो गया, यही वाला इधर का उधर हो गया नंबर। ठीक है, फिर 2 9 18, 2 9 18 देगा, लेकिन 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 घटाएंगे तो ये भी सेटिस्फाइड होगा। या तो 2 9 ले सकते हैं या फिर 9 2 ले सकते हैं। ठीक है, और बाद बाकी कोई भी नंबर नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे। तो कैसे लेंगे, तो 6x² है तो हम पहले वाले को सेम टू सेम लिख देते हैं और अंतिम वाले को भी सेम टू सेम लिख दिए। यहाँ पे 6x² था तो 6x², माइनस का 3 था तो माइनस का 3। अब माइनस 7x के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो हम माइनस का 9x और प्लस में कितना लिख सकते हैं, 2x। ठीक है, माइनस का 9x और प्लस का 2x मिलकर कितना दे देता है, तो माइनस का 7x दे देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे क्या स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, तो इन दोनों को एक में लिखेंगे और इन दोनों को एक में लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन कहने का मतलब ये हुआ प्यारे दोस्त, जो दोनों में मिलता हो, जो दोनों में मिलता हो वही कॉमन होगा। तो पता ही ये चला कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो ये x तो क्या हो गया, कॉमन हो गया। फिर पता चला कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसमें 6 भी मौजूद हो और 9 भी मौजूद हो। तो आप कहिएगा कि 3 एक ऐसा पहाड़ा है जिसमें क्या है, 6 भी है और 9 भी है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3x को कॉमन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे x² है, यानी x यहाँ पे 2 है, एक x को कॉमन ले लिए तो कितना अंदर x बचेगा, एक x बचेगा। ठीक है, 3 है, 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 होगा, तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो प्यारे दोस्त कितना होगा, 6 होगा। माइनस है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। यहाँ से x है, x को कॉमन ले लिए हैं तो x तो यहाँ बचेगा नहीं, अब बच गया 3। 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 9 होगा, तो 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब बात आए यहाँ पे कॉमन का। ठीक है, जो चीज यहाँ पे होगा वही चीज यहाँ भी लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2x और माइनस का 3 लेंगे, 2x माइनस का 3 लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यानी इन दोनों में क्या कॉमन है, x इसके पास है लेकिन x इसके पास है नहीं है। अगर 2 को कॉमन लेंगे तो 2 है, कौन सा ऐसा पहाड़ है जिसमें 2 और 3 दोनों मौजूद हो, तो कहिएगा कि एक ऐसा पहाड़ है जिसमें 2 और 3 दोनों मौजूद हो, और बीच में प्लस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे दोस्त, एक बार इन दोनों को मिला के लिखेंगे, कितना है 3x और प्लस 1 है, कितना है ये वाला 3x है तो 3x ले लेंगे, और ये क्या है प्लस है 1 है तो प्लस 1 को ले लेंगे, और एक बार इन दोनों को मिला के लिखेंगे, किसको किसको, तो ये 2x और माइनस का 3 है। ठीक है, यहाँ पे और 2x माइनस 3, एक बार इन दोनों को मिला के लिख लिए। अब यहाँ पे क्या निकालना है, हमें शून्यक निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यक निकालना है। तो शून्यक जब निकालना है तो अलग अलग करके निकालिए। 3x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, शून्यक बोले तो 0। ठीक है, यानी इसके बराबर में 0 करेंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस का 1 है, बराबर के इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो माइनस का 1, और ये x के साथ गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, बटा के नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका जब शून्यक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 2x माइनस 3, और बराबर में कितना हो जाएगा, 0 पे। तो यहाँ से जब हम 2x का मान निकालेंगे तो ये माइनस का 3 है, बराबर को उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। जब हम x का मान निकालेंगे तो 3 अपने जगह पे रहेगा, x के साथ में 2 गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो कहाँ पे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला कितना आया, तो -1/3, दूसरा कितना आया
3/2, ठीक है। ये जिसमें होगा वही आंसर होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं, ठीक है। 3/2 है और -1/3 है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त आपको समझ में आता होगा। समझ में आ रहा है तो जब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक बच्चे को जोड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा अगला जो प्रश्न दे रखा है, द्विघात समीकरण 4x² प्लस में 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति कैसे हम लोग चेक करते हैं, यानी d बराबर कितना होता है, तो d बराबर b² और माइनस का कितना होता है 4ac होता है। d बराबर कितना होता है b² माइनस 4ac होता है, ठीक है। d बराबर कितना होता है, तो b² और माइनस का 4ac होता है। तो अब आइए यहाँ पे हम पहले तो a b c का मान यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। यानी कितना है 4x², पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 4x² प्लस में 4x है और प्लस में 1 है बराबर में 0 है। यानी पता ये चला प्यारे दोस्त कि जो x² के साथ में रहता है वो a का मान होता है, तो a का मान कितना हो जाएगा 4, जो केवल x के साथ में रहता है वो b का मान होता है, जो केवल अंक में होता है वो c का मान होता है, ठीक है। तो a और b और c का मान यहाँ पे निकल गया, ठीक है। देखिए यानी d का मान, d बराबर अगर 0 आएगा तो मूल क्या होता है, वास्तविक और समान होता है। वास्तविक और क्या होगा प्यारे दोस्त, वास्तविक और समान होता है। क्या होता है, वास्तविक और समान होता है। तब आइए यानी d बराबर b² माइनस 4ac बराबर करके देखते हैं। तो b² पाने का मतलब कितना, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 4 है और c का मान कितना है तो 1 है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और माइनस 4 से हुआ कितना हो गया 16, माइनस 16 प्लस 16 क्या हो गया, कट के रिजल्ट कितना आ गया 0। तो यानी d का मान कितना आ गया 0, d का मान कितना आ गया 0। और क्या बोले हैं, जब d का मान 0 आता है तो क्या होता है, मूल जो होता है वास्तविक और समान होता है। क्या होता है, वास्तविक और समान। समान को हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है समान मतलब क्या होता है, बराबर भी आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, समान और बराबर। तो पता ये चला कि d बराबर फॉर्मूला होता है, d बराबर क्या होता है, तो b² माइनस 4ac। हम क्या किए हैं इस क्वेश्चन में, यानी इस ये जो है प्रश्न दे रखा था, यानी जो x² के साथ में रहेगा वो a का मान, जो x के साथ में रहेगा b का मान, जो केवल नंबर में रहेगा वो c का मान हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ इस वाले फॉर्मूला पे पुट किए b², तो b का मान कितना है, तो कहिएगा कि b का मान 4 है, तो यानी 4 का स्क्वायर कर दिए। फॉर्मूला में माइनस था तो माइनस कर दिए, फिर 4 है तो 4 कर दिए। a के मान रखे तो a का मान कितना है, यहाँ पे 4 है तो 4 रख दिए। c का मान कितना है 1 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है तो 16, यानी स्क्वायर करने का मतलब एक ही नंबर को 2 बार गुना, तो 16 हो गया, माइनस है तो माइनस 4 से होगा कितना हो गया 16, 16 एकम कितना हो गया 16, माइनस का 16 प्लस का 16 कट के रिजल्ट कितना आ गया 0। या तो 16 में से 16 घटाएंगे तो भी 0, या 16 16 कट जाएगा तो भी 0 होगा रिजल्ट। तो पता ये चला कि d का मान यहाँ पे कितना आया, तो d का मान यहाँ पे 0 आया। तो d का मान 0 आया तो कितना होता है, मूल वास्तविक और समान होता है, ठीक है। समान बोले तो बराबर। अब ऑप्शन में देखेंगे वास्तविक और यहाँ पे क्या है असमान, असमान मतलब भिन्न हो गया, ठीक है। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी में वास्तविक और बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा है समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का 12वां पद, कौन सा पद हमें ज्ञात करना है, 12वां पद, ठीक है। तो ये कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसके बारे में जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है प्यारे दोस्त, एक फार्मूला होता है Tn बराबर क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसके पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न को लिख सकते हैं, ठीक है। 14, 9, 4, -1, -6 है, ठीक है। यही क्वेश्चन है। तो जो प्रथम पद होता है उसे हम a से डिनोट करते हैं, यानी a से सूचित करते हैं, ठीक है। तो a का मान कितना हो जाएगा, यानी प्रथम पद हमारे पास कितना है 14 है, द्वितीय पद यानी दूसरा पद कितना है, यानी b का मान कितना है तो 9 है। d का मान हम कैसे निकालते हैं, d बोले तो सार्वअंतर, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, यानी सार्वअंतर, क्या सार्वअंतर, यानी सार्वअंतर को d से हम सूचित करते हैं। तो सार्वअंतर मतलब क्या होता है, यानी दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे। दूसरा वाला पद कितना है, तो कहिएगा दूसरा वाला पद 9 है और पहला वाला पद कितना है 14 है। तो 9 में से 14 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। पता ये चला कि जो d का मान आया कितना आया, -5 आया, ठीक है। हमें निकालना कि इसका मान है तो 12 का मान है।
तो n का मान 12 हम रखेंगे। t है, n की जगह पे कितना रखेंगे 12। a है तो a का मान कितना है, तो कहिएगा a का मान कितना है, प्रथम पद 14 है, प्लस है तो प्लस, n की जगह पे 12वां पद निकालना है तो 12 लिख देंगे, माइनस का 1 है तो 1 लिख देंगे। d की जगह पे कितना रखेंगे प्यारे दोस्त, तो माइनस का 5 रखेंगे। यहाँ पे हम माइनस का 5 लिख दिए। पता ये चला जब हल करेंगे तो 14 है तो 14 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 12 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11, गुना है तो गुना, -5 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे -5, 14 है तो 14 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 11 5 कितना हो जाएगा 55, यानी माइनस का 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, माइनस का 55। पता ये चला 14 है तो 14 हो जाएगा, प्लस में माइनस का गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, 55 है तो 55 हो जाएगा। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 में से 14 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी माइनस का 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 41। ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें कितना है, माइनस का 41 है। देखिए इसको दिमाग एक जगह करके नहीं हल कीजिएगा तो क्या होगा प्यारे दोस्त, यानी यहाँ पे प्लस भी 41 में दे रखा है, माइनस भी 41 में दे रखा है, 40 भी दे रखा है, 36, कुछ भी आ सकता है आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो माइनस का 41 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है प्यारे दोस्त, किसी त्रिभुज के दो कोनों का योग, यानी कोई एक त्रिभुज है जिसके दो कोनों का योग जो है वो तीसरे कोण के बराबर है, यानी कोई दो कोण को जोड़िएगा तो वो तीसरे कोण के बराबर होगा। आइए इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है 1 नंबर का, ठीक है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग, ठीक है, किसी दो कोण को जोड़ना है। जैसे हम क्या, इसके कहने का मतलब है ए बी सी, यानी ये पहला कोण ए हो गया, दूसरा कोण बी हो गया, तीसरा कोण सी हो गया। जब हम दो कोणों को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा प्यारे दोस्त, सी के बराबर होगा। ये पहला कोण हो गया ए, दूसरा कोण हो गया बी, जब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो वो किसके बराबर हो रहा है, तो वो सी के बराबर हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि दो कोण का अंतर, यानी दो कोणों का अंतर कितना है, 50 डिग्री है, तब त्रिभुज के कोण कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये जो ए और बी है इसका डिफरेंस यानी अंतर कितना डिग्री का होना चाहिए, 50 डिग्री का। अंतर, जब भी अंतर का बात होता है तो अंतर कहने का मतलब ये होता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना। अंतर कहने का मतलब क्या होता है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाने को अंतर कहते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे इसको समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी को जोड़ेंगे और वो सी के बराबर होना चाहिए। तो ए 45 और 45 को जोड़े तो कितना हो गया 90, और ये 90 के बराबर है, ये हो सकता है, ठीक है। 20 और 70 को जोड़े तो कितना होगा 90, ये, और तीसरा कोण कितना है 90, ये भी हो सकता है, ठीक है। 70 और 40 को जोड़े तो कितना हुआ 110 हुआ, 110, और यहाँ पे 110 होना चाहिए तो 70 है, यानी ऑप्शन सी तो होगा ही नहीं। अब पता ये चला कि 20 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 80, और यहाँ पे कितना है 100, यानी दो तो ऑप्शन हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। यानी सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, ठीक है। दो ऑप्शन तो ऐसे ही हम क्या कर दिए, इसको छाट दिए। अब पता ये चला कि इन दोनों को जोड़ने के बाद 90 तो आ रहा है, लेकिन घटाने के बाद क्या 50 डिग्री आएगा, तो 45 और 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, लेकिन घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 50 नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब कैसे होगा इसको समझते हैं। देखिए 20 डिग्री और 70 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, और तीसरा कोण भी कितना है 90 डिग्री। जब इन दोनों को घटाएंगे तो इनका अंतर कितना डिग्री का हो जाएगा 50 डिग्री का, यानी ये जो है सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है, तो आप तो जानते ही हैं पाइथागोरस प्रमेय किस में लगता है, तो समकोण त्रिभुज में लगता है। तो इसका हमेशा आंसर कितना होता है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। कितना होगा, कौन कौन क्या होगा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, एक लंब होता है। देखिए ये 90 डिग्री के ठीक सामने का कोण क्या होता है, क्या कहलाता है, तो कर्ण कहलाता है। जिसपे ये त्रिभुज खड़ा रहता है वो क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। जो बच गया वो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, ठीक है। और अब तो जानते ही पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी लिखता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर रूट नहीं लगाएगा तो लंब का स्क्वायर, और प्लस में कितना होता है, आधार का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ से रूट गायब, यहाँ से स्क्वायर गायब होता है तो बराबर को उधर रूट लग जाता है, ठीक है। अब आइए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 की कोटि का मान क्या होगा। इसके पहले वाले लेक्चर में भी बताए थे, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं प्यारे दोस्त, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं,
एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और वाई अक्ष को क्या कहते हैं? वाई अक्ष को क्या कहते हैं? तो कोटि कहते हैं। वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। पूछा क्या है? तो यानी 6 है और कितना है? 4 है। यानी पहला नंबर जो होता है वो x का मान होता है, दूसरे नंबर पे y का मान होता है। कोटि, कोटि बोले तो कितना? कोटि बोले तो y का मान, y का मान कितना हो जाएगा? 4। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका 4 मौजूद है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्त, आपको ये आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको परेशानी है या फिर इस वीडियो के अगर क्वालिटी में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और आज का ये लेक्चर कैसा रहा इसके बारे में भी जरूर बताइए। अगर सेशन अगर अच्छा लगा है, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।